हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत एवं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पर। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा दोस्तों, लेकिन जुड़े रहिए अंत तक। तो चलिए बात करते हैं जो बाल विकास है उसके सिद्धांत के बारे में, है ना। तो पहला है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास है वो न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भ से लेकर, है ना, कब्र तक जीवन पर्यंत चलते रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जीवन पर्यंत आएगा, है ना, जीवन, है ना, जीवन पर्यंत चलते रहता है। उसके बाद है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो बालकों का जो विकास और वृद्धि होता है वो अपने व्यक्तित्व के अनुरूप होती है, यानी कि विभिन्नताएं इसमें देखने को मिलती है। विभिन्नताएं होने के साथ में ये इसमें एक समान प्रतिमान का भी मतलब सिद्धांत जो है वो लागू होता है। गेसल का कहना है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, परंतु उनका जो विकास है ना, उसका क्रम जो है वो क्या होता है, समान होता है दोस्तों। यानी कि जो विकास का क्रम है वो समान रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, समान प्रतिमान का सिद्धांत कहा गया है। इसके बाद है विकास क्रम की एकरूपता, यानी कि व्यक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास का जो क्रम है ना, उसमें कुछ एकरूपता के दर्शन भी होते हैं। जैसे कि मनुष्य जाति के सभी बालकों की जो वृद्धि है वो सिर से प्रारंभ होती है। तो ये क्या है, एकरूपता है कि सभी जो मानव प्रजाति के बच्चे हैं उनका जो वृद्धि है ना, वो सिर से ही प्रारंभ होगा। तो इसमें क्या है, एक रूपता दिखाई दे रही है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो विकास के सभी जो आयाम हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, ये आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, रिलेटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, परस्पर संबंधित रहते हैं। इसमें किसी न मतलब इसमें से जो आयाम है ना, तो किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयाम में होने वाले विकास को पूरी तरीके से क्या करता है, प्रभावित करता है। यदि किसी बच्चे का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है ना, तो वो समाज के अन्य लोगों से या अपने परिवार के अन्य लोगों से घुल मिल नहीं सकता। यहाँ पे जैसे कि उदाहरण के लिए है, तो यहाँ पे उसकी मेंटलिटी सही नहीं है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका जो सामाजिक विकास है वो क्या हो रहा है दोस्तों, इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत। तो इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को फिर अंग के अन्य भागों को चलाना सीखता है। तो एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि जो बच्चा है ना, वो पहले संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है, पहले संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है, फिर क्या करता है, उस जो अन्य भाग है उसको चलाना सीखता है ना। जैसे कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, है ना, मतलब जो हाथ की उंगलियां है उसको हिलाता है, डुलाता है ना। फिर उसके बाद जो हाथ की उंगलियां है हिलता डुलता है, फिर वो हाथ को उठाता है ना, फिर उसको एक साथ चलाना सीखता है। तो ये क्या है, एकीकरण का सिद्धांत है कि बच्चा जो है वो पहले संपूर्ण अंग को, है ना, फिर अंग के अन्य भागों को चलाना सीखता है। उसके पश्चात है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा जो है ना, वो पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया अन्य व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरणजन्य कारणों से भी प्रभावित होता है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि विकास की दिशा कैसी होती है, तो इसको सिर से पैर की ओर बोला जाता है, समीप से दूर की ओर, है ना, और मस्तकोद्मुखी भी बोला जाता है, और सिरोपुंज विकास भी बोला जाता है। साथ ही इसको केंद्रीय परिधीय विकास के रूप में भी जाना जाता है। केंद्रीय परिधि यानी कि केंद्र से, है ना, इस केंद्र से परिधि की ओर हमारा क्या होता है, विकास की दिशा होती है। जैसे कि बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति को नियंत्रित करता है, और उसके बाद फिर वह टांगों को, इसके बाद ही वह अच्छे से बिना सहारे के खड़े होना सीखता है। तो ये क्या है कि बच्चा का जो विकास है वो कहाँ जाता है, सिर से
पैर की ओर जा रहा है ना, देखो पहले सिर को, फिर हाथ, फिर कहाँ आया टांग की ओर, है ना। तो इस प्रकार से विकास की जो दिशा है वो आगे बढ़ती है। उसके बाद है आंशिक परिवर्तन का सिद्धांत। तो इसके अनुसार जो पुनर्बलन से यह तात्पर्य है कि किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की जो संभावना है उसका बढ़ना, है ना, यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो आंशिक परिवर्तन में ये कहा जा रहा है कि दोस्तों इसमें जो आंशिक परिवर्तन है वो है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत है, सॉरी, है ना। ये आंशिक पुनर है ना पुनर्बलन का सिद्धांत है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो पुनर्बलन है ना, तो उसका हम क्या जानते हैं कि बार बार दोहराने की जो रिस्पांस देने की, है ना, बार बार दोहराने की संभावना को बढ़ना है ना। तो इसमें क्या होता है, जो सतत पुनर्बलन है उसकी अपेक्षा ये जो आंशिक पुनर्बलन है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। ये विकास के जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है। उसके बाद आता है जो वृद्धि एवं विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। तो वंशानुक्रम जहाँ आधार है वही वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधित भवन के लिए आवश्यक सामग्री, यानी कि अगर हमारा जो वंशानुक्रम है वो क्या है, मान लीजिए हम घर बनाते हैं ना, तो घर का आधार जो रहता है ना, उसके बाद हम उस घर का आधार देते हैं, फिर उसमें विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का उपयोग करके हम घर का निर्माण करते हैं। सिमिलरली हमारा जो वंशानुक्रम है वो हमारा आधार है ना, और जो वातावरण है वो इसमें काम आने वाले विभिन्न प्रकार के जो सामग्री है ना, वो है। तो यही कहा गया है कि जो वंशानुक्रम और वातावरण है वो विकास के लिए बहुत ही क्या है, उपयोगी है, और इन दोनों का ही संयुक्त परिणाम देखने को हमें मिलता है। अब है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना। तो बच्चे जो होते हैं वो पहले सामान्य चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, उसके पश्चात जो विशिष्ट ज्ञान होता है उसकी ओर वो आगे बढ़ते हैं। बच्चे का विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि बच्चा अगर किसी वस्तु को पकड़ता है ना, तो पकड़ने से पहले वो हाथ पैर मारता है ना, हाथ पैर फैलाने की कोशिश करता है, तब जाके उस वस्तु को पकड़ता है। तो क्या कर रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने की का प्रयास कर रहा है। जैसे कि कोई बच्चा है ना, नवजात शिशु है, तो वो पहले रोने और चिल्लाने में अपने अंग प्रत्यंग का क्या लेता है, सहारा लेता है। लेकिन जैसे ही वो मतलब विकास उसमें होता है, उसके पश्चात वह उनके आँखों से आंसू निकलने लगता है और वह वाक तंत्र का उपयोग करते हुए अपना जो रोने की क्रिया है उसको करता है ना। ये रहा हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर। उसके बाद है विकास का गति की दर एक सी नहीं रहती, यानी कि विकास का जो दर है वो अलग अलग रहता है। जो गति का दर है वो, है ना, जैसे कि शैशवावस्था में विकास की जो गति है वो तीव्र रहती है, लेकिन बाल्यावस्था में मंद हो जाती है। यानी कि जो गति है उसका जो दर है वो पहले बढ़ा फिर कम हो गया, है ना। फिर किशोरावस्था के प्रारंभ में वो तेजी से बढ़ता है, फिर कम हो जाता है। तो विकास की जो गति की दर है वो भिन्न होती है प्रत्येक अवस्था में। उसके बाद है विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है। बालक का विकास लंबवा सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हट कर विकास को परिपक्व और स्थायी बनाता है ना। तो ये जो है वो वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि विकास कैसे आगे बढ़ता है, तो वर्तुलाकार आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से हमने इसमें विकास के सिद्धांत को देखा दोस्तों। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक कारक होते हैं और एक बाह्य कारक होते हैं, है ना। आंतरिक कारक यानी कि वंशानुक्रम, जैसे कि वंशानुक्रम में क्या होता है, हमारा रंग रूप आकार है, शारीरिक जो संरचना है वो सब वंशानुक्रम से आता है ना। तो बालक में जो अनुवांशिक गुण है उससे उसकी जो वृद्धि है और विकास है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। उसके बाद है हमारा
शारीरिक कारक। तो शारीरिक कारक में क्या होता है, बच्चा जो है वो जन्म से अगर दुबला पतला है, कमज़ोर है, तो भी उसका जो विकास है वो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है ना। और अगर उसका जो कोई भी अंग है, वो किसी दुर्घटनावश उसका अंग अगर क्षति पहुँच गया है, तो इससे भी उसके जो विकास है उसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है बुद्धि। तो बुद्धि को अधिक मतलब जैसे कि कई बच्चे जो होते हैं वो अधिक अच्छे से सीख लेते हैं, मतलब वो समायोजन करने में सक्षम होते हैं, है ना। और उनकी अगर मानसिक विकास जो है वो तीव्र गति से हो जाता है, तो वो बच्चा परिवार, समाज और विद्यालय में अच्छे से समायोजित हो पाता है। लेकिन अगर यही उसकी बुद्धि उसका साथ नहीं देता है, तो उसका विकास क्या होने लगता है, इफ़ेक्ट पड़ने लगता है, ठीक है। उसके बाद है संवेगात्मक कारक। तो बालक में जिस प्रकार के संवेग, भाव या फिर जिस रूप में उसका विकास होगा, वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक और शारीरिक तथा उसके जितने भी भाषाई विकास है उसको भी पूरा पूरा इफ़ेक्ट डालता है ना। जैसे कि बच्चा समाज में है और उसके समक्ष कुछ दुर्घटना घटित हो गई है, तो वहाँ पे वो सही संवेग का उपयोग नहीं करना जानेगा, है ना। अपने संवेगों को संतुलित करना नहीं जानेगा, तो उसके सामाजिक विकास में भी इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद है सामाजिक प्रकृति। तो बच्चा जो है जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, उसका प्रभाव उसके जो शारीरिक, मानसिक, संवेग और भाषाई संबंधित विकास है उसमें भी उतना ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो सामाजिक दृष्टि से जो कुशल बालक है वह अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है, मतलब जैसे कि समाज में वो अधिक संतुलित रहेगा, है ना, या फिर अपने आप को वहाँ पे अच्छे से बैलेंस करके रखेगा, तो उसका विकास भी अच्छे से होगा। ये तो था हमारा आंतरिक कारक। अब देखते हैं बाह्य कारक। तो बाह्य कारक में पहला है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब माता गर्भ से होती है ना, तो माँ जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहती है, जिस प्रकार का वो भोजन करती है ना, जिस प्रकार के एनवायरनमेंट को वो देखती है, एनालिसिस करती है, बच्चा भी उसी प्रकार का अनुभव करता है ना। तो माता जब गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो बच्चा है उस पर पूरा पूरा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि कुछ घटनाएँ ऐसी घटित हो जाती है, मतलब परिवार में या कहीं पे, तो उसका पूरा पूरा इफ़ेक्ट बच्चे पर भी पड़ता है। उसके बाद है जीवन की घटनाएँ। तो जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ तो उसके जो विकास की गति है वो सही रहेगी, लेकिन अगर उसके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार किया जाए, है ना, तो उसके जो जो बच्चा है उसके बचपन बचपन में या फिर उसके जो क्या कह सकते हैं मन मस्तिष्क में एक बुरा प्रभाव पड़ जाता है और बुरा इफ़ेक्ट उसके मस्तिष्क में रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है ना, तो उसकी माँ नहीं है, तो बचपन में क्या होता है, उसको माँ का प्यार नहीं मिल पाता है, तो अपने माँ के प्यार से वो वंचित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसका सर्वांगीण विकास होना बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद है भौतिक वातावरण। तो बालक का जन्म जिस परिवेश में हुआ है, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। जैसे कि परिवेश में कमी है, प्रदूषण है या फिर किसी प्रकार की भौतिक सुविधा का अभाव है, तो इस स्थिति में बच्चे का जो विकास है उस पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो बालक की जो सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है उसका प्रभाव उसके विकास पर पूर्ण रूप से दिखाई देता है दोस्तों। जैसे कि निर्धन परिवार का कोई बच्चा है, तो उसके समक्ष कोई संसाधन उपस्थित नहीं है, लाइक उसको क्रिकेट खेलना है ना, और क्रिकेट खेलने की इच्छा है, लेकिन वह बैट लेने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो वहाँ पे उसका जो एम की ओर आगे बढ़ना है वो क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, है ना। कई बार क्या होता है, जो गरीब बच्चे होते हैं वो किसी चीज़ों में एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो थोड़ा से पीछे हट जाते हैं और इसी स्थिति में उसका विकास आगे नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ जैसे कि
किसी जैसे कि अच्छे विद्यालय में उसको पढ़ना है ना, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना इत्यादि, इन सब में उनको अवसर नहीं दिया जाता है। तो इस स्थिति में भी उस जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उन पर मानसिक रूप से इफ़ेक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ उनका जो सामाजिक विकास है वो भी अवरुद्ध होने लगता है। तो इस प्रकार से जो बालक का विकास है वो प्रभावित होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।